मैं हूं आपका होस्ट गिरीश और आज मैं आपको दो लड़कियों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अनजाने में एक खौफनाक रहस्य में फंस गईं। उन्हें क्या पता था कि जिस जगह को उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया वहां कुछ ऐसा छिपा है जो कभी किसी को चैन से नहीं रहने देगा। क्या वे इस साए से बच पाईं? या फिर यह कहानी किसी और मोड़ पर जा पहुंची? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। निशा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा ने अपनी पढ़ाई के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए लखनऊ आने का फैसला किया था। दोनों ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी और अब कॉलेज शुरू होने से पहले कोचिंग ज्वाइन करना चाहती थीं। लखनऊ में उनके कई रिश्तेदार थे, लेकिन वे किसी के घर रहने की बजाय अपना अलग ठिकाना ढूंढना चाहती थीं, ताकि पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। सस्ता और सुविधाजनक ठिकाना। शहर में कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें गोल मार्केट के पास एक पुराना पीजी मिल गया। यह 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें ऊपर 2 फ्लोर पर लड़कियों के कमरे थे और नीचे का हिस्सा खाली पड़ा था। मकान मालिक एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिनका नाम सुमित्रा आंटी था। उन्होंने बताया कि यह पुरानी कोठी अब लड़कियों के रहने के लिए किराए पर दी जाती है। कमरा देखने के बाद निशा और नेहा को लगा कि यह सस्ता और सुविधाजनक है। कमरे में बड़ा सा वेंटिलेशन था, बालकनी थी और आसपास ज्यादा शोर शराबा भी नहीं था। यह जगह उन्हें एकदम सही लगी और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसी दिन एडवांस देकर वहां शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। अजीब व्यवहार करने वाले लोग। शाम को जब दोनों अपना सामान लेकर पीजी में आईं, तो वहां पहले से 4-5 लड़कियां और थीं जो अलग अलग कमरों में रहती थीं। निशा और नेहा उनसे घुलने मिलने के लिए बात करने लगीं, लेकिन उन्होंने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जब निशा ने एक लड़की से पूछा, यहां रहना कैसा लग रहा है जरेनिया, तो उसने बस ठीक है कहकर बात खत्म कर दी। नेहा ने हंसते हुए कहा, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करना चाहता क्या? लेकिन दूसरी लड़कियां बस हल्की मुस्कान देकर अपने कमरों में चली गईं। यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोनों ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। निशा ने सोचा कि शायद यहां सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए कोई जल्दी घुलना मिलना नहीं चाहता। लेकिन उसे क्या पता था कि इस ठिकाने के अतीत में कुछ ऐसा छिपा था जिससे सब बचकर निकल जाना चाहते थे। पीजी में शिफ्ट हुए पहला दिन अच्छा गुजरा। दिन भर के सफर और सामान जमाने के बाद निशा और नेहा दोनों बेहद थक चुकी थीं। उन्होंने जल्दी खाना खाया और अपने कमरे में आकर सोने की तैयारी करने लगी। कमरा अच्छा था, बड़ा, हवादार और खिड़की के पास एक छोटी बालकनी भी थी। रात के करीब 11 बजे जब दोनों बिस्तर पर लेटी थीं, तो नेहा हल्की आवाज में बोली, यार ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? निशा हंसते हुए बोली, अभी अभी तो आए हैं, तू भी ना बेवजह डरने लगी, चल सो जा। नेहा भी मुस्कुराई और दोनों सोने की कोशिश करने लगी। रात में अचानक निशा की आंख खुली। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन बाहर से आ रही स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी से चीजें नजर आ रही थीं। उसने इधर उधर देखा और महसूस किया कि नेहा बिस्तर पर नहीं थी। उसने सिर उठाकर देखा, नेहा बालकनी की तरफ खड़ी थी। उसकी पीठ निशा की ओर थी और वह धीरे धीरे फुसफुसाकर कुछ बोल रही थी। निशा को पहले लगा कि शायद नेहा अपने घर पर किसी से फोन पर बात कर रही होगी, लेकिन फिर उसे याद आया, नेहा का फोन चार्जिंग पर रखा हुआ था, तो फिर वह किससे बात कर रही थी? उसने धीरे धीरे नेहा को आवाज दी, नेहा तू क्या कर रही है? लेकिन नेहा चुप रही, जैसे उसने सुना ही न हो। अब निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से कहा, नेहा क्या हुआ, तू ठीक तो है? इस बार नेहा ने हल्का सा सिर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली लग रही थीं, जैसे वह नींद में चल रही हो।
और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। निशा घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर नेहा का कंधा हिलाया। नेहा, तुझे क्या हुआ है? नेहा ने धीरे धीरे पलटकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा भाव शून्य था। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। निशा ने फिर उसे झकझोरा। नेहा, बोल ना, क्या हुआ? नेहा अचानक चौंक गई, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। उसने निशा को घबराई हुई आंखों से देखा और कहा, तू यहां क्यों खड़ी है? निशा ने चौंक कर कहा, मैं? तुझे हो क्या गया था? तू यहां बालकनी में खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी और रो रही थी। नेहा ने हैरानी से कहा, क्या? मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह होते ही निशा ने नेहा को फिर से रात की बात बताई, लेकिन नेहा को कुछ भी याद नहीं था। वह उल्टा निशा का मजाक उड़ाने लगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भला आधी रात को क्यों उठूंगी? लेकिन निशा को पता था, जो उसने देखा वह कोई सपना नहीं था। कुछ तो था जो उनकी पहली ही रात से इस जगह को रहस्यमयी बना रहा था। रात की अजीब घटना के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। निशा ने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही थी और उस रात नेहा बस नींद में चल रही थी। लेकिन जल्द ही चीजें अजीब होने लगी। एक सुबह जब नेहा तैयार हो रही थी तो निशा ने उसके हाथ पर लाल रंग के लंबे खरोंचों को देखा। नेहा, तेरे हाथ पर यह क्या हुआ? निशा ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। नेहा ने लापरवाही से जवाब दिया, पता नहीं यार, शायद रात में खुद ही नाखून मार लिया होगा। निशा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अगले दिन जब नेहा नहाकर आई तो निशा ने देखा कि अब उसके गले और पीठ पर भी अजीब नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। निशा घबरा गई। नेहा, ये चोटें कैसे आईं? नेहा झुंझलाकर बोली, तू बार बार वही बातें क्यों कर रही है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी चीज से टकरा गई हूं। लेकिन निशा ने साफ देखा था, ये किसी सामान्य चोट की तरह नहीं थे, बल्कि किसी के नाखून या उंगलियों के दबाव से बने हुए थे। अब नेहा में गुस्से और चिड़चिड़ापन साफ दिखने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करने लगी। पहले जो हंसी मजाक करती थी, अब हर चीज पर झल्लाने लगी। अगर निशा उससे कुछ पूछती तो वह चिढ़कर कहती, तू मुझे परेशान मत कर प्लीज। कोचिंग में भी जब टीचर कोई सवाल पूछते तो नेहा बिना बात गुस्से में जवाब देने लगती। निशा हर हफ्ते पास के काली मंदिर जाती थी और अक्सर नेहा को भी साथ चलने के लिए कहती थी। लेकिन अब नेहा मंदिर का नाम सुनते ही असहज महसूस करने लगी। एक दिन निशा ने कहा, चल आज मंदिर चलते हैं, अच्छा लगेगा। नेहा झुंझलाकर बोली, मैं मंदिर में विश्वास नहीं करती। तू जाना है तो जा। पहले तो नेहा पूजा पाठ को लेकर कभी भी इतनी नकारात्मक नहीं थी, लेकिन अब वह मंदिर का नाम तक सुनना नहीं चाहती थी। तुझे सच में कुछ हो रहा है नेहा, मैं देख रही हूं, तू बदल गई है, निशा ने चिंतित होकर कहा। नेहा ने उसे गुस्से से घूरा और धीमी आवाज में बोली, तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे, मैं जैसी हूं वैसे ही ठीक हूं। अब चीजें और भी डरावनी होने लगी थीं। रात में अजीब अजीब चीजें होने लगीं और नेहा का व्यवहार पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे नेहा पर हावी हो रहा था। नेहा के व्यवहार में बदलाव को लेकर निशा बेहद परेशान थी। वह हर रोज गुस्सैल और चिड़चिड़ी होती जा रही थी और अब तो कई बार वह खुद से ही बड़बड़ाती नजर आती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह रात में उठकर बालकनी में बैठ जाती और किसी से फुसफुसाकर बातें करती। निशा ने कई बार देखा था कि उसका फोन दूर पड़ा होता था, फिर भी वह किसी से बातें कर रही होती थी। अब निशा ने तय किया कि उसे इस पीजी और इस कमरे के बारे में कुछ खोजबीन करनी होगी।
उसने पीजी में रहने वाली बाकी लड़कियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई इस विषय से बचता नजर आया। एक दिन उसने रिया नाम की एक लड़की से पूछा, तुझे कुछ अजीब नहीं लगता इस जगह पर? रिया पहले तो टालने लगी, लेकिन जब निशा ने जिद की तो उसने आसपास देखने के बाद धीमे स्वर में कहा, तू बहुत ज्यादा मत सोच, जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जा। मतलब क्यों? रिया ने एक पल सोचा और फिर कहा, इस कमरे में पहले भी लड़कियां रह चुकी हैं और उनमें से कोई भी यहां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। उस शाम निशा जब बाहर जाने के लिए नीचे उतरी तो वहां पीजी का गार्ड बैठा हुआ था। वह बूढ़ा था, लेकिन काफी समझदार और अनुभवी लग रहा था। उसने निशा को रोका और धीरे से कहा, बेटा, क्या तुझे यहां कुछ अजीब नहीं लग रहा? निशा चौंक गई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? गार्ड ने गहरी सांस ली और बोला, मैं यहां कई सालों से काम कर रहा हूं। इस कमरे में जो भी रहने आया वह ज्यादा दिन नहीं टिका। कुछ तो बीमारी के बहाने चले गए, कुछ के परिवार वाले उन्हें ले गए और कुछ को तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जो बताया नहीं जा सकता। निशा अब और नहीं रुक सकी। उसने हिम्मत जुटाकर गार्ड से पूछा, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? गार्ड ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, आज से कई साल पहले यहां एक लड़की रहा करती थी, सोनिया। वह भी यहां अकेली ही रहने आई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह भी रात में उठकर बालकनी में बैठ जाती थी, किसी से बातें करती थी और अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। फिर क्या हुआ? निशा की आवाज कांप रही थी। एक दिन किसी ने उसे सुबह तकिए पर बेहोश पाया। उसके शरीर पर खरोंचों के गहरे निशान थे। डॉक्टर आए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह चोटें कैसे आईं। उसके घर वाले उसे यहां से ले गए और कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। निशा का शरीर सुन्न पड़ गया। वह कांपते हुए बोली, लेकिन यह सब क्यों हुआ? गार्ड ने एक और भयानक सच बताया। इससे भी पहले, जब यह पीजी नहीं था, यह एक पुरानी कोठी थी। यहां एक नौकरानी काम करती थी जिसे मालिक के बेटे ने बहुत सताया था। एक दिन उस नौकरानी ने इस बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से यहां रहने वालों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। निशा को अब यकीन हो गया कि कुछ तो है जो इस कमरे में ठीक नहीं है। नेहा के साथ जो हो रहा था वह सोनिया के साथ भी हुआ था। अब सवाल यह था, क्या नेहा भी सोनिया की तरह किसी खतरे में थी? क्या यह आत्मा धीरे धीरे उसे पूरी तरह अपने काबू में कर रही थी? निशा को अब इस जगह से निकलना था, लेकिन क्या नेहा उसके साथ जाने के लिए तैयार होगी? या फिर बहुत देर हो चुकी थी? अब सब कुछ पूरी तरह अजीब होने लगा था। निशा को अब साफ दिख रहा था कि नेहा पहले जैसी नहीं रही। वह अब दिन में बहुत कम बोलती, लेकिन रात में उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। रात के अंधेरे में निशा ने कई बार नेहा को अपने बिस्तर पर बैठकर किसी से फुसफुसाकर बातें करते हुए देखा था। कई बार वह बालकनी में चली जाती और हवा में किसी अदृश्य चीज से बातें करती। एक रात निशा ने साहस जुटाकर उससे पूछा, नेहा, तू हर रात किससे बात करती है? नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुझे भी कोई बुलाता है? निशा का खून ठंडा पड़ गया। नेहा का डरावना चेहरा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे निशा की हिम्मत भी जवाब देने लगी। उस रात निशा को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। उसने धीरे से करवट बदली और देखा कि नेहा अपने बिस्तर से उठ चुकी थी। वह अंधेरे में कोने में खड़ी थी और निशा को उसकी परछाई दिख रही थी। नेहा? निशा ने घबराई हुई आवाज में पुकारा। नेहा धीरे धीरे पलटी और जो निशा ने देखा उसने उसकी रीढ़ में ठंडक भर दी। नेहा की आंखें चमकीली लाल हो चुकी थी, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला और उभरा हुआ लग रहा था।
और होंठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। फिर उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और धीमी मगर भयानक आवाज में कहा, तू भाग क्यों नहीं जाती निशा? निशा का गला सूख गया, उसकी आवाज अंदर ही अटक गई। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई थी, लेकिन वह इंसानी मुस्कान नहीं थी। इसके बाद कमरे में और भी डरावनी घटनाएं होने लगी। दीवारों से हल्की खरोंचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से उन्हें कुरेद रहा हो। फर्नीचर अपने आप हिलने लगे। कभी अलमारी के दरवाजे खुल जाते, कभी कुर्सी खिसक जाती। एक रात निशा ने देखा कि सामने वाली दीवार पर किसी की छाया थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब निशा को पूरा यकीन हो गया था कि नेहा अब वही नहीं रही जो पहले थी। क्या कोई आत्मा उसे पूरी तरह अपने वश में कर रही थी? क्या अब इस कमरे में रुकना सुरक्षित था? अब निशा को यकीन हो चुका था कि नेहा पर किसी आत्मा का साया है। उसकी आंखों का अजीब सा लाल रंग, रात में फुसफुसाकर बातें करना और कमरे में होती रहस्यमयी घटनाएं, ये सब किसी साधारण चीज का हिस्सा नहीं हो सकते थे। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद मांगे। वह पीजी में किसी से कुछ कहती तो लोग उसका मजाक उड़ाते या फिर डर के मारे बात करने से ही मना कर देते। लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब निशा बाहर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, जो अक्सर पास के मंदिर के बाहर बैठा करती थी। महिला ने उसे देखते ही कहा, बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझ पर कोई मुसीबत है। निशा ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाकर धीरे से पूछा, माँ जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? महिला ने गहरी सांस ली और बोली, बता, क्या बात है? निशा ने उन्हें नेहा की हालत और पीजी में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया। महिला सब कुछ सुनने के बाद गंभीर हो गई और बोली, बेटा, तेरी दोस्त पर किसी आत्मा का कब्जा हो चुका है और वो आत्मा यूं ही नहीं आई, वो इस जगह से जुड़ी है। निशा के रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं क्या करूं? महिला ने अपने पास से एक लाल रंग की मोली, रक्षा धागा और थोड़ी बहुत हवन की राख निकालकर निशा को दी और बोली, इसे अपनी दोस्त की कलाई पर बांध देना और यह भभूत उसके ऊपर छिड़क देना। अगर वह सच में किसी आत्मा के प्रभाव में होगी तो वह जरूर कुछ प्रतिक्रिया देगी। इसके बाद निशा ने मंदिर के पुजारी से भी बात की। पुजारी ने उसे कुछ मंत्र लिखे हुए एक कागज पर दिए और कहा कि यह नेहा के तकिए के नीचे रख देना। उन्होंने चेतावनी दी, अगर तेरी दोस्त पर किसी आत्मा का असर है तो वह इस मंत्र को सहन नहीं कर पाएगी। यह आत्मा कितनी शक्तिशाली है यह तब ही पता चलेगा। अब निशा को सिर्फ सही समय का इंतजार था। क्या होगा जब वह ये मोली नेहा की कलाई पर बांधेगी? क्या सच में आत्मा इस पर प्रतिक्रिया देगी? निशा मंदिर से मिली मोली, रक्षा धागा और भभूत हवन की राख लेकर पीजी वापस आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह सब करने से सच्चाई सामने आ जाएगी। उस रात जब नेहा अपने बिस्तर पर बैठी थी तो निशा ने धीरे से कहा, नेहा, यह मंदिर से लाया हूं, इसे बांध ले, तुझे अच्छा लगेगा। नेहा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब निशा ने जबरदस्ती उसकी कलाई पर मोली बांधने की कोशिश की तो अचानक नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने निशा का हाथ झटक दिया और चीखते हुए बोली, तू मुझ पर यह मत बांध। निशा चौंक गई। यह वही नेहा थी जो कभी मंदिर जाने से इनकार करती थी, लेकिन अब तो जैसे उसे इस मोली से जलन हो रही थी। निशा ने घबराकर नेहा के ऊपर थोड़ी सी भभूत छिड़क दी। तुरंत ही नेहा के पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी आंखें पलटी और वह जोर से चीख पड़ी, हट जा मुझसे, तूने यह क्यों किया? वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई और भी था जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था।
फिर अचानक नेहा ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, यह जगह मेरी है, कोई इसे नहीं छीन सकता। अब तक निशा समझ चुकी थी कि नेहा पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में आ चुकी है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो निशा कभी भूल नहीं सकती थी। करीब रात के 2 बजे अचानक कमरे में तेज ठंड महसूस होने लगी। निशा की आंख खुली तो उसने देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं थी। वह बालकनी में खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। उसकी गर्दन हल्की सी एक तरफ झुकी हुई थी और उसके होंठों से कुछ अस्पष्ट फुसफुसाहट निकल रही थी। निशा ने डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बोली, नेहा, तू ठीक है? जैसे ही उसने इतना कहा, नेहा ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, चेहरा विकृत और अजीब सा लग रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। फिर नेहा ने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। और अचानक वह हवा में झटके से उछलकर जमीन पर गिर गई। निशा घबराकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन अब नेहा पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। बाकी लड़कियां दौड़कर आईं तो उन्होंने नेहा को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा। वह धीरे धीरे सांस ले रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हुआ, लेकिन निशा को पता था नेहा अब पूरी तरह इस आत्मा के कब्जे में थी। अब उसे कुछ बहुत बड़ा करना होगा, वरना नेहा को बचाना मुश्किल था। क्या अब भी कोई रास्ता बचा था? क्या आत्मा को भगाने का कोई उपाय था? नेहा की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि निशा को लगने लगा अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो नेहा की जान भी जा सकती है। उसने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर में पहुंचकर उसने पुजारी जी को सब कुछ बता दिया। नेहा के बदलते व्यवहार, रात में फुसफुसाना, मोली और भभूत पर उसकी तीखी प्रतिक्रिया और सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखों का पूरी तरह सफेद हो जाना। पुजारी ने गंभीर होकर सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, यह मामला मेरे बस से बाहर है। हमें गुरुजी के पास जाना होगा। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। गुरुजी कौन थे? क्या वे नेहा को बचा पाएंगे? पुजारी जी निशा को लेकर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने आश्रम में गए। वहां एक साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति धूनी रमाए बैठे थे। यही थे गुरुजी। गुरुजी ने जैसे ही निशा को देखा, उन्होंने बिना कुछ पूछे ही कहा, बेटा, तुझे जो जवाब चाहिए वह तेरे मन में पहले से ही है। पर यह आत्मा सिर्फ भटकने वाली आत्मा नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रही शक्ति है। निशा की आंखों में डर और चिंता दोनों थे। गुरुजी, क्या आप मेरी दोस्त को बचा सकते हैं? गुरुजी ने धीमे स्वर में कहा, आत्मा को उसी के स्थान से हटाना होगा। हमें वहीं चलना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ। गुरुजी, पुजारी, निशा और कुछ अन्य लोग पीजी में लौटे। नेहा अब भी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। कमरे में कदम रखते ही गुरुजी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, यह आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इसे बाहर निकालने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। कमरे के बीच में एक छोटा हवन कुंड रखा गया। गुरुजी ने उसमें कुछ विशेष सामग्री डाली और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही गंगा जल और भभूत कमरे में छिड़का गया, नेहा के शरीर में अचानक एक झटका सा लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन अब वे पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं, पूरी सफेद, भाव शून्य। फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। नेहा की हंसी अचानक एक भयंकर चीख में बदल गई। कमरे में हवा तेज चलने लगी, दीवारें थरथराने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। गुरुजी ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और आत्मा से कहा, तू कौन है? तेरा इस लड़की से क्या लेना देना? नेहा की आवाज अब कई स्वर में बदल चुकी थी, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। यह जगह मेरी है, कोई यहां नहीं रह सकता।
मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। गुरुजी ने क्रोधित होकर कहा, तेरा समय पूरा हो चुका है, अब यहां से चला जा। आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं। अचानक सारे बल्ब जलने बुझने लगे। कमरे के कोने में रखी अलमारी तेजी से हिलने लगी और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। लेकिन गुरुजी ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने एक तांबे का कलश निकाला जिसमें कोई विशेष सामग्री मिलाकर अग्नि प्रज्वलित की। फिर उन्होंने वह जलता हुआ कलश नेहा की ओर उछाल दिया। जैसे ही आग के कण नेहा के शरीर को छुए, वह भयानक चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें तेजी से वापस सामान्य होने लगी और शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कुछ पलों तक कमरे में शांति छाई रही। फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। नेहा बेहोश होकर गिर गई। जब वह होश में आई तो उसने आंखें खोली और घबराकर इधर उधर देखा। निशा, मैं यहां कैसे आई? निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नेहा को कसकर गले लगा लिया। सब ठीक हो गया, तू ठीक है। गुरुजी ने पुजारी की ओर देखा और कहा, यह स्थान अब भी अशुद्ध है, इसे बंद करवा दो। अगले ही दिन पीजी का वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नेहा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन वह बहुत चुप चुप रहने लगी थी। वह अब पहले जैसी हंसमुख और जिंदा दिल लड़की नहीं रही। जब पीजी से निकलने का दिन आया तो निशा ने कहा, नेहा, तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। लेकिन नेहा ने बस एक हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, कुछ रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो पाते निशा। और फिर वह हमेशा के लिए चली गई। तो ये थी आज की कहानी। कुछ रहस्य हमेशा पर्दे में ही रहते हैं, लेकिन क्या सच में उनसे बचा जा सकता है? या फिर कुछ सवाल कभी जवाब नहीं पाते? फैसला आपका है। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश। फिर मिलूंगा एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।